माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। आज हम लोग हिंदी भाषा पूरे एक ही वीडियो में समझ लेंगे, सीख लेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछा जा रहा हो, तो उसमें सारा क्वेश्चन इसी एक वीडियो से आपका आएगा। जिसको छोड़ के जाना हो जा सकते हैं और जो बने रहेंगे वो बहुत कुछ सीख के जाएंगे और एक ही वीडियो से सीख के जाएंगे। सबसे फर्स्ट में हिंदी भाषा की चर्चा करेंगे। इसमें आपका सारा चीज आ जाएगा, रूढ़, अयोग, ध्वनियां, मूल, स्वर, तत्सम, तद्भव, मैं सारा एक वीडियो में सिखा दूंगा। आइए देखते हैं। हिंदी भाषा, किसी भी भाषा का अध्ययन 4 इकाइयों के स्तर पर किया जाता है। पहला है ध्वनि व्यवस्था। चाहे आप किसी भी भाषा को ले लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी भाषा, उसको 4 स्तरों पर हम लोग सीख सकते हैं। पहला है ध्वनि व्यवस्था, दूसरा है शब्द व्यवस्था, तीसरा है व्याकरणिक संरचना और चौथा है लिपि या वर्तनी, जिसमें हम लोग लिखते हैं। किसी भाषा को कैसे लिखते हैं वो है लिपि या वर्तनी। तो किसी भी भाषा का अध्ययन ऐसे कर सकते हैं, तो हमको देखना है हिंदी भाषा। तो सबसे फर्स्ट में हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था को सीखेंगे, उसके बाद शब्द व्यवस्था को सीखेंगे, फिर व्याकरणिक संरचना को सीखेंगे, फिर लिपि को सीखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था कैसी है? देखिए, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है इसका स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवाह ध्वनि। ठीक, इत्मीनान से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जो हड़बड़ाने वाले होंगे वो यहाँ से चले जाइएगा और जो सीखने वाले होंगे बिल्कुल वो यहाँ पे रहिएगा। तो स्वर जो ध्वनियां हैं, यह उच्चारण जो होता है इसका, वह बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, स्वर ध्वनि का। ठीक, पहले हम लोग स्वर सीख लेते हैं, फिर व्यंजन, फिर अयोगवाह। तो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से इसका उच्चारण होगा, उसको स्वर ध्वनि बोलेंगे। स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, इसको अलग अलग भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिएगा, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, इस सारे को। तो मूल स्वर किसको बोलेंगे? कोई विभाजन इसका नहीं हो सकता, मूल स्वर का कोई विभाजन नहीं हो सकता और ये संख्या में 4 होते हैं। अ, ई, इसको छोटी ई भी बोलते हैं, उ और री। ठीक, दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? एक मूल स्वर 2 बार जुड़ेगा, ये गा है, एक मूल स्वर 2 बार जुड़ेगा, यानी ये 4 मूल स्वर हुए ना, तो एक जो मूल स्वर हुआ यह 2 बार अगर जुड़ेगा तो वह दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वर भी संख्या में 4 है। आ, बड़ी ई, बड़ा जो ऊ है, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ बोल देते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये हो गया री। मतलब इसका उच्चारण कठिन है, क्योंकि जो री है ना, इसको 2 बार जोड़ दीजिए, वही ये है। वेदों में ये यहाँ पर लिखा मिलता है, लेकिन इसका उच्चारण कंठ से संभव नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये देख लीजिए। आ जो है, इसका उच्चारण ये मूल स्वर अ हो गया और फिर ये मूल स्वर अ हो गया। 2 मूल स्वर एक बार जुड़ेगा तो उसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा आ। ठीक उसी प्रकार ई में एक ई और एक ई, ये मूल स्वर ई है ना, 2 ई जोड़ दिए तो उसमें बड़ी ई हमारा बन गया, इसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। उसके बाद संयुक्त स्वर किसको बोलेंगे? 2 अलग अलग स्वर जब जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संख्या में 4 हैं, ए, ओ और अ। तो 2 अलग अलग कैसे जुड़ेंगे? ए में जुड़ गया अ और ई, ये देखिए हमारा मूल स्वर है अ और ई। तो ये 2 अलग अलग स्वर है ना, तो अलग अलग मूल स्वर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो 2 अलग अलग जुड़ेंगे तो ये हमारा संयुक्त स्वर बन गया। उसी प्रकार से ए में 2 अलग अलग कैसे जुड़ा? अ और प्लस ए वाला, ये वाला आ गया ए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ ये हो गया अ और ये हो गया ए, को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं फिर से अ और प्लस ये ई। ठीक है, तो 2 अलग अलग जुड़ा ना, ये अ 2 बार आ गया और ये ई 1 बार हो गया, तो 2 अलग अलग जुड़ा। तो जब भी 2 अलग अलग स्वर जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे संयुक्त स्वर, वैसे ही ओ और वैसे ही अ। ठीक है, तो ये हमारा स्वर हो गया। स्वर यहाँ पर 4, 4 8 और 4 12 हो गया। कहीं आपको 10 मिलेगा, कहीं 11 मिलेगा, तो इसमें काफी मतभेद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है कि अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण करने में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। अन्य ध्वनि मतलब क्या? स्वर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब व्यंजन का उच्चारण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी व्यंजन के उच्चारण में। अब देखिए यहाँ पे
व्यंजन को जो है हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटेंगे, स्वर तो पढ़ लिए थे ना, अ आ इ। व्यंजन को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, अवरोध के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसके बाद यहाँ पर अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और संयुक्त व्यंजन देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अवरोध के आधार पर बांटेंगे, तीन तरीके से बांट सकते हैं अवरोध के आधार पर तीन भाग में। सबसे पहला आता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? स्वर और व्यंजन, इसके जो बीच का जो भाग होता है ना, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ना तो पूरा स्वर है ना तो व्यंजन है, तो इसको अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे। और यहाँ तक कि जो य और व होता है ना, इसको इसी कारण अर्ध स्वर भी बोला जाता है, क्योंकि मेनली य और व में यह ज्यादा विशेषता पाई जाती है। ये बीच वाला, न तो स्वर और न तो व्यंजन, ये बीचवा वाला जो है ना, वो य और व में ज्यादा पाया जाता है। ऐसे ये चार हैं, चार ये अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व, ये याद रखिएगा, सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उष्म या संघर्षी व्यंजन, इसमें क्या होता है कि वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा उष्मा इसमें उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको उष्म या संघर्षी व्यंजन, इसमें संघर्ष करना पड़ता है वायु को बाहर निकलने के लिए, तो इसीलिए इसको उष्म या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ये भी चार है, स और ह, इसको तलावी स बोला जाता है, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, तो तलावी सा मतलब तालू से इसका उच्चारण स्थान है, मूर्धन सा मतलब मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है, दंत सा मतलब दांत इसका उच्चारण स्थान है, उसके बाद ह। तो ये हो गया उष्म या संघर्षी व्यंजन हो गया। उसके बाद हम लोग स्पर्श व्यंजन देखेंगे। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्पर्श करता है, जो जीभ होता है या फिर जो होठ का जो निचला हिस्सा है ना, तो वहां से स्पर्श करती हुई वायु उसको रोकता है और स्पर्श करता हुआ उसमें निकलता है। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इया है, और बाकी ट वर्ग, त वर्ग ये तो आप लोग जानते ही हैं, आपके लिए होमवर्क है, ये कर लीजिएगा। ट ठ ड ढ और त में क्या होता है, प में क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया अवरोध के आधार पर व्यंजन, इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे यहाँ पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ में है क, ख, ग, घ, अंग, और एक ह, ये जो उच्चारण होता है ना, ये वाला उच्चारण, तो ये कंठ में ही आता है, ये ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद तालव्य में क्या क्या है, च, छ, ज, झ, इया तो है ही। उसके बाद एक य हो गया और एक तालाबे स, इसीलिए इसको तालाबे स भी याद रखते हैं, ताकि इसका संबंध तालु से है। ठीक है, तो तालाबे स। उसके बाद मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, दंतना, इसको दंतना इसलिए याद करें क्योंकि इसका सॉरी ट, ठ, ड, ढ, मूर्धनी न इसको याद करते हैं क्योंकि इसका संबंध मूर्धा से है। ठीक है, और उसके बाद र हो गया, फिर उसके बाद मूर्धन स, इसको मूर्धन स से ही हम लोग याद करते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे याद किए होंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ही याद किए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ड़ हो गया और ये ढ हो गया। ये देखिए, ये जो ढ है ना, ये ढोलक वाला ढ है, और ये ढ के नीचे ये बिंदी है। ठीक है, ये पढ़ाई वो वाला ये ढ है, ढ और ये ढ, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दंत हो गया, त, थ, द, ध, ये दंतना हो गया, फिर एक ल और ये दंत स। उसके बाद ओष्ठ में आ गया प, फ, ब, भ, म, और एक ये हो गया व। ठीक है, तो ऐसे करके उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन है उसको ऐसे इस भाग में बांट लिए। अब हम लोग देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और संयुक्त व्यंजन को देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये व्यंजन का ही हम लोग अन्य वर्गीकरण किए थे, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है कि इसमें अल्प प्राण में ऊर्जा, श्वास और वायु की कम खर्च होती है इसमें। ठीक है, मतलब समझिए कि कम प्राण निकलता है, उसको बोलेंगे अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और जो पांचवा जो वर्ण है उसको बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक है, और जिसमें ऊर्जा, श्वास और इसकी जो ज्यादा जो खर्च होगी तो उसको बोलेंगे महाप्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वह होगा महाप्राण। अगर यहाँ पर च, छ, ज, झ, इया लिख दिया जाए तो च, और उसको उसके बाद छ को छोड़कर ये ज, और उसके बाद इया, ये जो तीनों होगा ये अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो भी वर्ग है, क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण,
दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वह महाप्राण होगा। ठीक है, अब समझिए अघोष वर्ण और सघोष व्यंजन कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग क च ट त प, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वह अघोष होगा और तीसरा चौथा पांचवा जो होगा वह सघोष व्यंजन होगा। ठीक है, ये वेरी सिंपल है। च का लेंगे तो च छ ज झ इया हो जाएगा, च और छ हो जाएगा अघोष और बाकी ये हो जाएगा सघोष, ये पांचों वर्ग का। अब आइए यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो निर्मित होगा उसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी चार हैं। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो है वह होता है क और स से मिलकर बना होता है, त्र त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना होता है, स्र श और र से मिलकर बना होता है। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से भी बनेगा तो उसको बोल देंगे संयुक्त व्यंजन। सो सिंपल। अब आइए यहाँ पे अयोगवाह व्यंजन को पढ़ेंगे। अयोगवाह किसको बोलेंगे? अयोगवाह न तो स्वर होता है न ही व्यंजन। स्वर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी स्वतंत्र गति नहीं होती है। व्यंजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह स्वर के बाद आती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क हम लोग बोल रहे हैं तो क में अ आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक, क, लेकिन ये इसलिए अयोगवाह जो है वो व्यंजन नहीं है क्योंकि यह स्वर के भी बाद आ रहा है। अगर स्वर के पहले आता तब तो व्यंजन हो जाता, लेकिन स्वर के भी बाद आ रहा है इसीलिए यह व्यंजन भी नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ। अब आइए अयोगवाह को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अनु प्लस स्वार, यानी जो स्वर के बाद आए उसको अनुस्वार बोलेंगे। जैसे गंगा, ये जो बिंदी देख रहे हैं ना गंगा, ये खंभा। ठीक, तो इसको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये जो हो गया ये ऐसे हो गया गंगा। या मुख्य रूप से जो सारे जो वर्ग है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, उसका जो अंतिम ध्वनि है ना तो वही ये बिंदी के रूप में है, ये वाला। ठीक, खंभा, तो खंभा में ये ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग कोई डाउट नहीं होता है, खंभा। ठीक, यानी ये जो भा है, भ, तो भ किस वर्ग में आ रहा है? प फ ब भ, तो उसकी अंतिम ध्वनि कौन है? म, तो ये बिंदी का उच्चारण ये यहाँ पे म ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनुस्वार हो गया, ये बिंदी वाला समझिए अनुस्वार हो गया। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक व्यंजन में क्या होता है? इसको जैसे बांस, सांस, जोंक, ये इस प्रकार से बिंदी में ही आता है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? ये मूल रूप से तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह रूप में उच्चरित होता है। ठीक है, जैसे छह, छह, अतः, ठीक, प्रायः, प्रायः, इस प्रकार से यह विसर्ग उच्चरित होगा। तो ये हम लोग का कुल मिलाकर ध्वनि व्यवस्था हो गया। ठीक है, अब हम लोग हिंदी की शब्द व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे हिंदी की जो शब्द व्यवस्था है, यही चार चीज हम लोगों को समझना है ना। तो हिंदी की शब्द व्यवस्था कैसी है? देखिए, शब्द किसको बोलेंगे? जो वर्ण होता है, वर्णों के जो समूह है, व्यवस्थित समूह है, उसी को शब्द बोलेंगे। जैसे क म ल, ये व्यवस्थित समूह है ना, क अलग एक वर्ण हो गया, म अलग हो गया और ल अलग हो गया। तो इन अलग अलग जो वर्ण है उनके व्यवस्थित जो समूह है उसको हम लोग शब्द बोलेंगे। तो हिंदी की शब्द व्यवस्था, शब्द व्यवस्था क्या है उसको चार भागों में हम लोग बांटकर देख सकते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर शब्द भंडार कितने हैं हम लोगों के पास। दूसरा है निर्माण और गठन की दृष्टि से कैसे हैं हिंदी के शब्द जो व्यवस्था है। तीसरा है प्रयोग के संदर्भ में क्या स्थिति है। और चौथा है परिवर्तनीयता या परिवर्तनशीलता की दृष्टि से हिंदी की शब्द व्यवस्था कैसी है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्रोत के आधार पर शब्द भंडार की क्या स्थिति है। स्रोत के आधार पर शब्द भंडार को चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चार भाग हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इससे परिचित होंगे। तो आइए इसको थोड़ा गहराई से इसको समझते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। उसके मतलब किसके? उसके का यहाँ अर्थ है संस्कृत, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है, हूबहू संस्कृत से लिए गए हैं हिंदी में, उसको बोलेंगे तत्सम शब्द। देखिए बात तो यहीं पर खत्म हो गया, ये पता चल गया, आगे तद्भव में बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तत्सम को और समझ लीजिए
कि जब संस्कृत के समान है, आजकल कितने लोग संस्कृत आपको बोलते हुए दिखाई देंगे या कितने लोग समझते हुए दिखाई देंगे? बहुत कम। तो बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकतर देखा जाता है तो वह देखा जाता है वैचारिक अभिव्यक्तियों में, यानी कोई निबंध लिख रहा होगा, कोई आलोचना लिख रहा होगा, तो उसमें ज्यादा तत्सम शब्दों की बहुलता देखी जाती है। उसके बाद ऐतिहासिक रचनाओं में भी तत्सम शब्दों की बहुलता देखी जाती है। जैसे अगर आप दिव्या उपन्यास पढ़िएगा यशपाल का, तो उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़िएगा तो उसमें भी तत्सम शब्दों की बहुलता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐतिहासिक रचना है ना, तो पहले पहले के इतिहास में जाकर और उस समय के पूरे परिवेश को दिखाना रहता है। तो उस समय कैसा था, तो उस समय जैसा था वैसा ही दिखाना रहता है, इसलिए उस परिवेश को पूर्ण करने के लिए ये दिखाया जाता है। ऐतिहासिक रचना में तत्सम शब्दों की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ जो तत्सम शब्द होते हैं ना वो सरल होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल लोग भी प्रयोग करेंगे, जैसे नेता हो गया, मंत्री हो गया, महात्मा हो गया, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं ना, प्रयोग करते हैं। कुछ जो तत्सम शब्द होते हैं वो जटिल होते हैं, वो आम लोग के मतलब बस से बाहर है, समझ में जल्दी नहीं आता है। जैसे बहिर्गमन, अब आम लोगों को बोल दीजिए तो उनको पता ही नहीं चलेगा। वायुयान, वायुयान जल्दी नहीं बोलते हैं लोग, फ्लाइट बोल देंगे, प्लेन बोल देंगे, कुछ भी। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो जटिल हैं, तो जटिल जो शब्द हैं तो उसको तो कोई विशेष वर्ग ही बोलेगा ना, जो पढ़ा लिखा वर्ग हो ज्यादा, आम लोगों की बोलचाल से तो वह बाहर ही रहेगा। तो ये मुख्य रूप से तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में वो शब्द आ गए हैं, ठीक, और प्रचलन में भी हैं। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव मतलब तत् और प्लस भव से बना हुआ है। तत् मतलब उससे, भव मतलब निर्मित, उससे निर्मित, उससे मतलब किससे, संस्कृत से निर्मित। ऐसे जो हिंदी के शब्द हैं जो संस्कृत से निर्मित हुए हैं, ठीक है, हूबहू संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, लेकिन संस्कृत से निर्मित हुए हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत के शब्दों को चेंज करके, परिवर्तन करके जो शब्द बनाया गया है उसको बोलेंगे तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे कि ओष्ठ, ओष्ठ एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम का तद्भव बन गया ओठ। दुर्बल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बन गया दुबला, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके। उसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या क्या होता है, वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ। यहाँ पर देश से क्या तात्पर्य है, देश से तात्पर्य है भाषा क्षेत्र। ऐसा मत सोचिएगा कि भारत देश के, ऐसा नहीं, या फिर अपना स्टेट सोचने लगी, नहीं वैसा नहीं। देश के यहाँ तात्पर्य है भाषा क्षेत्र, अलग अलग भाषा क्षेत्र, एक स्टेट में कई भाषा क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से भाषा क्षेत्र जो है, तो किनका, ऐसे जो शब्द हैं जिनका जन्म किसी विशेष देश में हुआ है, भाषा क्षेत्र में अपना हुआ है, तो उसको बोलेंगे ये कि देशज शब्द हैं। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे वहां का आपका स्पेशल शब्द कोई ना कोई जरूर होगा जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता होगा। आप उसको देखिएगा कि अगर आप किसी स्टेट से अगर बात करेंगे और उस भाषा का आप प्रयोग करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे खर्राटा हो गया, खर्राटा, चिड़चिड़ाना, और भी कई सारे शब्द हैं जो हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में प्रयुक्त करते हैं, उसको बाकी समझ में नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैला आंचल, आपको उपन्यास पढ़ना है, आंचलिक उपन्यास है। देशज जो शब्द होता है वह अंचल की लोक संस्कृति पूरी गहराई से उसमें व्यक्त होती है। जैसे टन टनांग, घड़ी घंट बजता है। अब इसमें क्या, पूरा आंचलिक जो चीज है वहां जो प्रयुक्त होता होगा जो भाषा, तो वही प्रयुक्त हुआ है ना, तो इसी को देशज शब्द बोलेंगे। इसको बाकी अब पंजाब में ले जाइए समझ ही नहीं आएगा, या और कहीं ले जाइए दूसरी जगह, क्या इसका मतलब समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां मूल जो होंगे उनको समझ में आता है। देखिए एक चीज और ध्यान देने की चीज है, जो देखिए यहाँ पे जो तत्सम शब्द है और जो देशज शब्द है, दोनों में एक समानता यह है कि दोनों जो है एक विशेष वर्ग से संबंधित है। तत्सम शब्द एक विशेष अभिजात वर्ग से संबंधित है, मतलब कोई ये आम लोगों के बस की बात नहीं है तत्सम शब्द का प्रयुक्त करना, ठीक है। और उसके बाद देशज शब्द है वह भी आंचलिकता से संबंधित है, विशेष वर्ग से संबंधित है। अगर किसी दूसरे जगह जो एक विशेष क्षेत्र में जो बोली जा रही है देशज जो शब्द है, और उसको किसी और भाषा क्षेत्र में ले जाइए तो उसको समझ में नहीं आएगा ये शब्द, तो ये भी विशेष जगह से संबंधित है और ये भी विशेष वर्ग से संबंधित है, दोनों में एक ये समानता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विदेशज शब्द के बारे में। तो अब हम लोग विदेशज शब्द को देखेंगे। देखिए विदेशज शब्द जो है वह हमारे भाषा क्षेत्र में ये नहीं जन्मे हैं, लेकिन ये सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में ये हमारे भाषा में ये शामिल हो गए हैं, ठीक है। जैसे फिर अंग्रेजी में देख लीजिए, जो अंग्रेजी है तो इसमें डॉक्टर शब्द है अंग्रेजी से आया है, कलेक्टर है अंग्रेजी से आया है, पेंशन है यह अंग्रेजी से आया है।
हालांकि कुछ कुछ ऐसे सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में शामिल तो हो गए हैं वो शब्द, लेकिन अब वो अपने अपने जो हमारे यहाँ जो लोकल जो भाषा है, हमारे भाषा क्षेत्र में इनको कुछ अलग नाम दिया गया है, जो वो भी काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है। जैसे डॉक्टर को अब यहाँ पे चिकित्सक बोला जाता है, ठीक है, तो चिकित्सक भी तो अब यहाँ पे फेमस है ना, हिंदी भाषी क्षेत्र में चिकित्सक भी फेमस है। तो ऐसे कुछ कुछ नाम दिए गए हैं, बाकी बहुत सारे जो नाम है वो विदेशी जो भाषा है, विदेशी जो शब्द है उससे लिए गए हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में, ठीक है। तो जैसे अभी अंग्रेजी का बोलबाला है ना, 2 लाइन अगर कोई अंग्रेजी का बोल तो अरे वाह वाह वाह, वैसे ही भारतेंदु युग था, उससे पहले फारसी का बोलबाला था, बहुत ज्यादा बोलबाला था फारसी का, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, इस प्रकार से बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे ही हुआ, मुगल आए, फिर इधर अंग्रेज आए, तो भाषाओं का आदान प्रदान तो होगा ना। तो सबसे अच्छी जो भाषा वह मानी जाती है जो दूसरे की भाषाओं के शब्दों को अपने भाषा में वो शामिल कर ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि यह बहुत सहिष्णु भाषा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब अंग्रेजी जो भाषा है ना, तो इसमें कोई भी शब्द ये सब जोड़ लेगा, समोसा है तो यहाँ समोसा आ जाएगा अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से। अब जो फारसी है तो फारसी में चश्मा शब्द फारसी से आया है, अरबी शब्द है अदालत, शराब, जापानी शब्द है रिक्शा, ये सारे अलग अलग जो भाषाओं के ये शब्द हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया स्रोत के आधार पर 4 जो पढ़ा हमने, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अभी फिर हम लोग देखेंगे निर्माण और गठन की दृष्टि से हिंदी की शब्द व्यवस्था क्या है। अब हम लोग निर्माण या गठन की दृष्टि से हिंदी की शब्द व्यवस्था को देखेंगे। तो निर्माण और गठन की दृष्टि से हिंदी की शब्द व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा ये रूढ़, दूसरा है ये यौगिक और तीसरा है ये योग रूढ़, ठीक है। तो रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे? रूढ़ शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। सिंपल सा मतलब है कि इसका संधि विच्छेद अगर कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। पे टा है तो इसको मान लीजिए पे आओ प्लस टा की, ये क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द, ठीक है, उसका कोई भी अलग संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है, उसको कोई भी वर्ण को अलग अलग करके अर्थ उसका नहीं निकाला जा सकता है, उसको बोलेंगे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसको बोलेंगे? यौगिक 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तक और प्लस आलय, ठीक है, पुस्तकों का घर, ठीक है, तो उसको पुस्तकालय हो गया। जलद, जल और प्लस ये द हो गया, जल को द मिला दीजिए तो जल देने वाला यानी कि मेघ या बादल, और इसी में द के जगह अगर ज कर दीजिएगा तो जलज, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। तो इस प्रकार से यौगिक शब्द जो होते हैं वह 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, और दोनों शब्द जब मिलेंगे तब उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द संरचना की दृष्टि से यौगिक है, ठीक है, किंतु जिनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है। ये संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं, लेकिन विशेष रूप से वह रूढ़ हो चुका है इनका, ठीक है, इनका विशेष रूप से जो अर्थ है वह रूढ़ हो चुका है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लीजिए जो पंकज है, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसको बोलेंगे पंकज। ये यौगिक ही है, मान के चलिए ये संरचना की दृष्टि से पंकज यौगिक ही है ना। लेकिन क्यों यौगिक है? क्योंकि पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। लेकिन इसका प्रचलित क्या है? प्रचलित रूप है कमल, ठीक। वैसे ही नीलकंठ हो गया। तो ये हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं। तो हिंदी की शब्द व्यवस्था का जो अगला है वो प्रयोग के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से हिंदी की शब्द व्यवस्था कैसी है। तो प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से हम लोग शब्द व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया सामान्य शब्द, दूसरा हो गया पारिभाषिक शब्द और तीसरा हो गया अर्ध पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द को कैसे हम लोग समझेंगे? तो सामान्य शब्द में क्या होता है कि निश्चित और वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं होगा, ठीक है। संदर्भों में इसका अर्थ जो होगा सामान्य शब्द का वह चेंज होते रहेगा। जैसे उदाहरण से समझिए, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे। तो यहाँ पर अच्छा जो है, अच्छा यहाँ पर प्रयुक्त हो गया। दूसरा, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं, यहाँ पर भी अच्छा हुआ। फिर तीसरा, श्याम अच्छा लड़का है,
यहाँ पर भी अच्छा। ये सामान्य शब्द है। क्यों? क्योंकि जो पहला अच्छा तो हम चलते हैं, यह अलविदा, अलविदा हुआ का सूचक है। ठीक है, अलविदा सूचक शब्द ये है अच्छा। यहाँ पे सेम जो अच्छा है नीचे प्रयुक्त हुआ है, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं। यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित यहाँ पे ये अच्छा शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्याम अच्छा लड़का है, ये क्या है, चारित्रिक विशेषता से संबंधित यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है ये अच्छा शब्द। ठीक है, तो एक ही शब्द तीन वाक्य में प्रयुक्त हुआ है और तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए ये सामान्य शब्द का एक उदाहरण है। ये दूसरा जो है, इसी का दूसरा सामान्य शब्द का ही दूसरा उदाहरण है कि आमतौर पर एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है सामान्य शब्द जो होता है। जैसे उदाहरण समझिए, राम व सीता वनवास के लिए गए, यहाँ पर व आया। राम तथा सीता वनवास के लिए गए, यहाँ पर तथा आया। राम एवं सीता वनवास के लिए गए, यहाँ पर एवं आया। व, तथा और एवं तीनों पर्यायवाची के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं। हालांकि अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भाषा विज्ञान में कोई भी दो शब्द उसका एक अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ये दोनों पर्यायवाची अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, व, तथा और एवं। ठीक है, इसीलिए सामान्य शब्द की ये दो विशेषता है, दोनों विशेषता को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पारिभाषिक शब्द के पास। तो अब हम लोग पारिभाषिक शब्द को देखते हैं। यहाँ पे पारिभाषिक शब्द में अर्थ, संदर्भ पूर्णतः परिभाषित होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अर्थ भी और उसका संदर्भ भी यह पूर्णतः परिभाषित होगा और खास संदर्भ में यह प्रयुक्त होता है। ये टर्मिनोलॉजी है ना, ये अपने अपने विषय में इसका टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त होता ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में अगर इसको लें तो अर्थशास्त्र में मांग का एक खास मतलब होगा। ठीक है, अब सामान्य जीवन में कुछ भी मतलब हो, मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो, तो वो चीज एक अलग है। लेकिन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति का अर्थशास्त्र में एक विशेष मतलब होगा, खास मतलब होगा, खास संदर्भ में इसका प्रयुक्त होगा और वही एक विशिष्ट अर्थ इसका निकलेगा। दर्शन शास्त्र में रहस्यवाद, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, ये विशेष अर्थ। वैसे ही भौतिकी में बल, ऊर्जा एक विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अब हम लोग आते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द की ओर। अगर यहाँ पे हम लोग अब अर्ध पारिभाषिक शब्द को देखें तो कभी सामान्य शब्द जैसा व्यवहार होगा और कभी पारिभाषिक शब्द जैसा व्यवहार होगा, तो उसको बोलेंगे अर्ध पारिभाषिक शब्द। उदाहरण से समझिए, हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए। ठीक है, दूसरा, क्षेत्र जितना सीमित होगा बल उतना ही अधिक होगा। तो जो पहले वाक्य में हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ गए, ये सामान्य शब्द जैसा ये प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे शब्द। ठीक है, लेकिन दूसरा में क्षेत्र जितना सीमित होगा बल उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे जो बल है यह पारिभाषिक शब्द का इसमें जो शब्द है वो प्रयोग हो रहा है। दूसरा उदाहरण से समझिए, मेरी मांग पूरी करो, ये पारिभाषिक शब्दावली है। मेरी मांग पूरी करो, डिमांड पूरी करने की बात कर रहा है। और मेरी मांग पूरी भरो, ये जो मांग है पूरी भरो, तो ये सामान्य शब्द जैसा यहाँ पर व्यवहार हो रहा है। तो अर्ध पारिभाषिक शब्द बिल्कुल सिंपल है, कभी सामान्य शब्द जैसा व्यवहार होगा और कभी पारिभाषिक शब्द जैसा व्यवहार होगा, तो उसको बोलेंगे अर्ध पारिभाषिक शब्द। ये हम लोगों का प्रयोग के संदर्भ में हो गया। अब हम लोग लास्ट देखते हैं परिवर्तनीयता और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से, तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर व्याकरणिक संरचना की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तनीयता और परिवर्तनशीलता, इसके आधार पर हिंदी की शब्द भंडार कैसा है, हिंदी की शब्द व्यवस्था कैसी है। परिवर्तनीयता का सिंपल सा मतलब है परिवर्तित होने की क्षमता, और इसके आधार पर इसको दो भागों में हम लोग बांटकर देख सकते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। देखिए, जो अविकारी होता है ना वह हर स्थिति में समान होता है, कभी बदलेगा नहीं। लेकिन जो विकारी शब्द होगा वह काल, लिंग, वचन आदि के साथ ये परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे कि संज्ञा शब्दों को लेते हैं, लड़का, ठीक है, तो लड़का में विकार आ जाएगा, लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो लड़का ये एक वचन हो गया, ठीक, और पुल्लिंग है। और जैसे ही ये स्त्रीलिंग होगी, लिंग बदल गया ना यहाँ पे, तो लिंग बदल गया तो लड़की हो गई। वैसे ही अगर वचन बदल गया, एक वचन से बहुवचन हो गया, तो लड़के हो गए। तो इस प्रकार से इसमें काल, लिंग और वचन के साथ परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग विकारी शब्द बोल देंगे। तो विकारी शब्द जो है वो चार, ये चारों को ध्यान में रखना है आपको।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बिल्कुल रट जाइए, यहाँ पे कंठ पे रट जाइए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये चारों विकारी शब्द हैं। वैसे ही विशेषण में कैसे विकार होता है, वैसे ही काला, काले, सर्वनाम में वैसे ही है वह, वे, एक वचन है, बहुवचन है, वचन में परिवर्तित होगा, लिंग में परिवर्तित होगा, काल में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही क्रिया में जाता है, ठीक है, एक वचन, जाते हैं बहुवचन हो जाएगा। तो वचन में परिवर्तन और लिंग में परिवर्तन, काल में परिवर्तन, कभी भी इसमें परिवर्तन होगा तो उसको विकारी शब्द बोलेंगे। अविकारी जो शब्द होता है वो हर स्थिति में समान होता है। जैसे उदाहरण समझिए, धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे हंसो। इसमें धीरे क्या है, यह क्रिया की विशेषता बता रही है ना, चलना, चलना क्रिया है, तो उसकी विशेषता बता रही है ये धीरे, ठीक है। वैसे ही धीरे बोलो, बोलना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रही है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ मुख्य रूप से। तो ये अविकारी शब्द होते हैं। धीरे आप कहीं भी प्रयुक्त करिएगा ना तो उसमें अविकारी शब्द होगा, ये कहीं भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, हर जगह उसमें समान होगा, हर स्थिति में समान होगा। वैसे ही योजक शब्द है और तथा, कहीं भी प्रयुक्त करिए, इसमें कोई भी विकार नहीं होगा, हर स्थिति में इसका समान अर्थ होगा, ठीक है। वैसे ही संबंध बोधक कुछ शब्द हैं, के लिए, उसके लिए, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो के लिए, के बिना, ये संबंध बोधक है, संबंध को दर्शाते हैं, दो दिए रहते हैं उसमें संबंध को दर्शाते हैं। विस्मयादि बोधक में क्या है, विस्मयादि बोधक अरे, उफ, वाह, ये अविकारी शब्द है, ठीक है, वेरी सिंपल है। विकारी शब्द में काल, लिंग और वचन के अनुसार विकार उत्पन्न होता है, जिसमें से जो हमारे चार हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी में हर स्थिति में समान होता है, जिसमें क्रिया विशेषण, योजक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक है। तो ये हमारा जो था शब्द व्यवस्था, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग व्याकरणिक संरचना की ओर आगे बढ़ेंगे। व्याकरणिक संरचना से पहले और कुछ देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, कि हिंदी जो शब्द भंडार है उसमें और कैसे कैसे हम लोग शब्द बनाते हैं, थोड़ा सा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद व्याकरणिक संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समझेंगे शब्द व्यवस्था, हम लोगों ने देख लिया था, उसके बाद हम लोगों को व्याकरणिक संरचना देखना है। लेकिन उससे पहले शब्द व्यवस्था के अंतर्गत ही शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियां, हमारे जो हिंदी की जो शब्दावली है उसमें शब्द हम लोग कैसे कैसे निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो तीन तरीके से हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय या प्रसर्ग, तीसरा है संधि और समास। तीनों ये शब्द नहीं है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, शब्द नहीं है, बस शब्दों के एक अंश है जो शब्दों के साथ जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। उपसर्ग को देखिए, ये शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्दों के एक छोटे से अंश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया संस्कृत के उपसर्ग। अब उपसर्ग भी आए हैं ना संस्कृत से, कुछ फारसी से, कुछ स्वतः निर्मित हुए हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, जैसे प्र एक उपसर्ग है जो संस्कृत का उपसर्ग है। तो इसमें दूषण, दूषण के पहले उपसर्ग प्र जोड़ दिए तो प्रदूषण हो गया, ठीक है। वैसे ही संग, संग मतलब क्या, संग मतलब साथी, उससे पहले उपसर्ग सत जोड़ दिया, सत मतलब परम सत्य, मतलब ईश्वर मान सकते हैं, तो इसमें उपसर्ग जोड़ दिया सत, तो यह बन गया सत्संग। वैसे ही जो फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, ला उपसर्ग है, तो जवाब जो है उससे पहले ला उपसर्ग जोड़ दिया तो लाजवाब हो गया, क्या लाजवाब खाना है। वैसे ही बाक में बे उपसर्ग जोड़ दिया तो बेबाक बन गया। ये फारसी के कुछ उपसर्ग हैं। वैसे ही स्वतः विकसित जो कुछ उपसर्ग हैं, जैसे स, तो पूत में स उपसर्ग जोड़ दिया तो सपूत बन गया। इस प्रकार से उपसर्ग है। उपसर्ग में क्या होता है कि ये शब्द के पूर्व में जुड़े होते हैं, और अभी हम लोग प्रसर्ग में क्या होता है कि ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो आइए प्रसर्ग को देखते हैं। तो अब हम लोग प्रत्यय और प्रसर्ग को देखेंगे। इसमें क्या है कि यह शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे उपसर्ग जो था वह शब्द के पहले जुड़ता था, वैसे ही प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करेगा। तो शब्द के अंत में जुड़ेगा, जैसे कि लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं कि कैसे अंत में किस प्रकार से जुड़ेगा, उसके आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पूछता है एग्जाम में, जितना भी मैं बता रहा हूं ना बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एकदम एक एक करके समझते जाइएगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है कि क्रिया या धातु के अंत में लगता है। अब यहाँ पर दो शब्द आ गए, क्रिया और धातु। देखिए क्रिया का जो मूल रूप है ना उसी को हम लोग धातु बोलते हैं। जैसे कि पढ़ धातु है, उससे बन गया पढ़ना क्रिया। लिख धातु है, उससे बन गया लिखना क्रिया।
तो क्रिया या धातु के जो अंत में लगेगा उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। जैसे कि क, तो क से हो गया रक्षक, रक्ष के बाद क लग गया, रक्षक हो गया, अध्यापक, ठीक है। तो वैसे ही आक, आक पर सर्ग हो गया या प्रत्यय हो गया तो तैराक हो गया, इससे तैराक बन गया। ये कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा। दूसरा है तद्धित, इसमें क्रियाओं के अतिरिक्त, तद्धित जो प्रत्यय है इसमें क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के शब्द, जैसे कि संज्ञा में लग जाएगा, विशेषण में लग जाएगा, उसमें अगर जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जैसे कि पा, पा हो गया तो इसमें बूढ़ा में पा जोड़ दिए, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है उसमें पा जोड़ दिए तो बन गया ये तद्धित प्रत्यय बन गया, बुढ़ापा, फिर पन हो गया बचपन, फिर वैसे ही लड़कपन। तो इस प्रकार से ये कृदंत और तद्धित प्रत्यय को ध्यान में रखिएगा, प्रत्यय के ही भेद हैं ये दोनों और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो संधि और समास है। देखिए कई सारे एग्जाम है उसमें संधि जो है वो नहीं पूछा जाता है, समास रहता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये इसी में टॉपिक आता है, शब्द निर्माण की प्रमुख युक्तियों में ही ये है, लेकिन इसको मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के संधि और समास का मैं पूरा विस्तार से इसको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में तनाव नहीं लेना है। अब आइए अब हम लोग मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को देखते हैं। तो जो हमारा व्याकरण है उसको हम लोग 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहले पद संरचना आता है। पद संरचना में विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। यहाँ पर विकारी और अविकारी को निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, यहाँ पर चेंजिंग के सेंस में लेना है, परिवर्तन के सेंस में लेना है। तो जो विकारी शब्द हैं ये 4 में विकार उत्पन्न होता है, संज्ञा शब्दों में होता है, सर्वनाम में होता है, क्रिया में होता है, विशेषण में होता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अविकारी जो शब्द हैं तो अविकारी को अव्यय भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, अविकारी को अव्यय भी बोला जाता है। ये भी 4 हैं, जैसे कि जो योजक बताया था ना, योजक जो होते हैं, और तथा उसके बाद जो संबंध बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। तो इस प्रकार से ये अविकारी ये शब्द है, अविकारी अवयव है। उसके बाद कारक व्यवस्था को पढ़ लेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो 8 हैं कारक उसको पढ़ लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद विकार उत्पादक जो तत्व हैं, लिंग, वचन और काल, इसमें कैसे कैसे जो लिंग, वचन और काल में परिवर्तन होता है, हमारे विकार उत्पादक ये तत्व कहे जाते हैं। तो इसको पढ़ लेंगे तो हमारा व्याकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट में संज्ञा को देखते हैं। आज हम लोग संज्ञा की चर्चा करेंगे। संज्ञा मतलब क्या होता है? संज्ञा मतलब नाम, नाम मतलब संज्ञा, यानी नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। आप अपने आसपास कुछ भी नाम, जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी आपको दिख रहा हो आपके आसपास या आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न हो रहा हो, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम का ही दूसरा नाम है संज्ञा। यानी संज्ञा बराबर हम लोग नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ लीजिए, बिल्कुल इजी है, इसको और कहीं भी कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से समझिएगा। तो संज्ञा बराबर नाम हो गया। अब इसको परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब जो है ना, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, जाति या भाव का नाम हो गया, हर किसी के नाम को ही संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे राधा नाच रही है, इसमें राधा किसी व्यक्ति का नाम है, स्त्री का नाम है, तो राधा संज्ञा हो गया। तो फिर सुरेश जो है, सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है। स्कूल किसी स्थान का नाम है, संज्ञा है। तो बिल्कुल संज्ञा यही है, नाम। उसके बाद संज्ञा को जो बांट सकते हैं, कई लोग 5 भाग में बांटते हैं, लेकिन आधुनिक समय में आजकल ये सहमति बनी हुई है कि 3 भागों में इसको बांटते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा को ही 2 भागों में बांटते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मेनली जो है ना, ये सारे अलग अलग नाम ही को पढ़ना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक नाम किसको बोलेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल देंगे। जैसे कोई भी एक सिंगल व्यक्ति या वस्तु के नाम को आप ध्यान रखिए, जैसे व्यक्ति का नाम लें तो राम और सीता हो गया। कोई देश का नाम ले लीजिए, भारत और जापान, किसी एक का ही बोध होगा। नदी का नाम लीजिए, गंगा यमुना। शहर का नाम ले लीजिए, रांची पटना। किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा उसे बोलेंगे जिसमें किसी जाति का बोध हो, जैसे कि मनुष्य जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो मनुष्य जाति में लड़का, लड़का भी एक जाति ही है ना, चाहे कोई भी लड़का हो,
चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी औरत हो, तो कोई भी बालक हो, तो ये सब एक जाति है। ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु की जाति हो गई, जैसे टेबल। अब कोई भी टेबल हो, इधर बैठने वाला, इधर मुड़ाने वाला, कुछ भी टेबल हो। कुर्सी हो, कोई भी कुर्सी हो, सारे कुर्सी एक जाति के हो गए। अब पीछे ऐसे मुड़ने वाला कुर्सी हो, चाहे आगे झुकने वाला कुर्सी हो, कैसी भी कुर्सी हो, तो कुर्सी का एक जाति हो गया। चाहे कोई भी किताब हो, तो किताब का एक जाति हो गया। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर पशु पक्षियों की अगर लें इसमें, तो मोर, शेर, घोड़ा, ये सारे अलग अलग अपने अपने जाति के बोधक हैं। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। अब जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी को दो भागों में बांटते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसी का दूसरा भाग है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? माप तौल इसको सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं, वही यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि लोहा, सोना, तो ये सारे इसको हम माप तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद खाने पीने की वस्तु लें, तो दूध, घी, पनीर, कुछ भी हो गया, तो ये खाने पीने की वस्तु है, ये द्रव्य है। ठीक। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएगा कि हमारा परिवार एक समूह हो गया। ठीक है। संघ एक समूह हो गया। ठीक है। ये सारे व्यक्तियों के समूह हो गए। जैसे सेना हो गया, वह भी व्यक्ति के समूह हो गए। अब वस्तु के समूह में क्या हो जाएगा? गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, तो गुच्छा, या चाबी का गुच्छा हो गया, तो ये वस्तु का समूह हो गया। ढेर हो गया, जैसे बालू का ढेर लगा हुआ है, ईंटों का ढेर लगा हुआ है, तो ये सारे ढेर हो गए, ये समूहवाचक संज्ञा में हो गए। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? इसकी तो बिल्कुल गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, इसको भी नहीं गिन सकते हैं। भाव, क्रोध, लोभ, मोह, इसको हम क्या कैसे गिन सकते हैं? ठीक है। तो क्रोध, लोभ, वीरता, बुढ़ापा, ये सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भाववाचक संज्ञा के जो शब्द है ना, वो तीन तरीके से बनते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? संज्ञा से बनता है। जैसे संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य, मनुष्य है ना जातिवाचक संज्ञा, इसी से बन गया भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता। ठीक। यानी संज्ञा से ही संज्ञा शब्द बना, संज्ञा से ही संज्ञा शब्द बना, जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बन गया। उसके बाद ये सरल विशेषण है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गया सरलता। ठीक। कितनी सरलता से तुमने ये बात कह दी, तो ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद क्रिया, क्रिया से कैसे बनता है? तो क्रिया शब्द है सजाना, तो सजाना से बन गया यहाँ पे सजावट, भाववाचक संज्ञा बन गया। तो भाववाचक संज्ञा ये तीन तरीके से बनते हैं, संज्ञा से, विशेषण से और क्रिया से। ठीक है। तो ये हमारा हो गया संज्ञा। कि हम तुम्हें इतना पढ़ा देंगे कि तुम इसे हमेशा याद रखोगे। तो देखो अभी हमने संज्ञा पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं सर्वनाम के ऊपर। ठीक है। सर्वनाम किसको बोलेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सर्वनाम होता है। कोई भी शब्द जो संज्ञा के जगह पर आ रहा है वह सर्वनाम होगा। जैसे राम ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, राम ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं किसके जगह पे प्रयुक्त हुआ? राम के जगह पर। राम संज्ञा है, उसके जगह पर मैं प्रयुक्त हुआ, यानी मैं जो हो गया वह हो गया सर्वनाम। ठीक है। सीता ने कहा वह खाना बना रही है, तो सीता की जगह पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? वह प्रयुक्त हुआ। ठीक है। वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। क्योंकि संज्ञा के जगह पर जो भी प्रयुक्त होगा उसको हम लोग सर्वनाम बोलेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। देखिए ये याद रखना बहुत मुश्किल है कि 6 भेद कौन से हैं, इसीलिए आपके लिए बस ये हमने बनाया है ट्रिक, अनाप शनाप, बस इतना रख लीजिए याद। ठीक है। इतना तो याद रख ही सकते हैं, अनाप और शनाप, बस इतना याद रख लीजिए। तो भाई अनाप शनाप क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, प से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, स से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम और प से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इतना तो कर सकते हैं ना। अब बोलिए कि नहीं और हमको कॉम्पैक्ट करके दीजिए, नहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट मत करिए, ठीक है, नहीं तो उसी में फिर घुस जाइएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह अंदर चले जाइएगा। इतना कम से कम याद रखिए, अनाप शनाप, ठीक। और बाकी एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। सर्वनाम हमारा कंप्लीट। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर कहने का मतलब है कि अनिश्चय है, मतलब निश्चित कुछ भी नहीं है। अब कोई था सर, मतलब पता नहीं चला, बहुत पीटा सर, कंबल मतलब लगा हुआ था, उड़ा दिया था ना, कुछ समझ में नहीं आया, बहुत मारा। कोई था, अब कोई था, पता नहीं कौन था, कौन मार दिया, दोस्ते लोग पीट दिया उसको, ग्रुप में रह रहा था कि कौन पीट दिया, कोई था। तो कोई था तो अनिश्चय है, अनिश्चितता है इसमें। कहीं गए थे, अब आंख पर पट्टी बांध दिया होगा, आजकल वेब सीरीज और मूवी में देख ही रहे हैं, तो आंख पर पट्टी बांध के और कहीं चला गया होगा, तो अब पुलिस के पास आया तो बोल रहा होगा कहीं गए थे सर, पता नहीं कहाँ गए थे, कहीं गए थे, मतलब अनिश्चितता है। कभी भी अनिश्चयवाचक में हमेशा अनिश्चितता बनी रहेगी, और जहां भी अनिश्चितता रहेगी वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनेंगे। वेरी सिंपल है, ठीक है। उसके बाद न से होगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में निश्चित, सर यही था, यही वह था जिसने मेरा मतलब सर फोड़ा था, ठीक है, मतलब कुछ भी जो आपको याद आ रहा है, यही था, यही वह था सर, वो देखिए वही था, मतलब निश्चितता दर्शा रहा है, ठीक है। तो निश्चितता दर्शाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो, कि एकदम निश्चित है कि यही था, इसी ने मारा था, सर पे गुप्टिल हो गया था, बिल्कुल ऊपर दो सिंह उग गया था, यही था। तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक को, इससे पहले हम लोग ये संबंधवाचक देख लीजिए। संबंधवाचक में यहाँ पर संबंध दर्शाएगा, जो बोएगा सो काटेगा। अब इसमें जो और सो ये संबंध दर्शा रहा है, जो बोएगा सो काटेगा, जो और सो संबंधवाचक हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन था, कौन जिसने मर्डर किया, कौन था, ये क्या हुआ, ठीक, हमेशा प्रश्नवाचक इसमें चिन्ह पूछा जाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक रहेगा इसमें। उसके बाद ये जो निजवाचक है, तो निजवाचक में हमेशा इसमें अपनत्व की भावना रहेगी, अपना, अपनी। जैसे किसी को अगर बोलेंगे भी ना तू अपना देखना, यानी उसको अपना ही देखने के लिए बोल रहे हैं, तू अपना देख, ठीक है। या फिर अपनी औकात में रहो, किसी को बोलते हैं ना अपनी औकात में रहो, यानी जिसको बोल रहे हैं ना उसको ही अपनत्व की भावना को, या फिर मैं अपने के बारे में बोल रहा हूँ, यह मेरा अपना है, ठीक है। तो इसमें अपनत्व की भावना रहेगी, तो वह निजवाचक सर्वनाम इसको बोला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में ना पहले समझ लीजिए, ये होता है एक वचन, ये है बहुवचन। हिंदी में दो वचन माने गए हैं, ये हम आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पुरुष हैं वह तीन हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। अब देखिए एक वचन में मैं, और ये तो आप लोग को दिख रहा होगा पढ़ा हुआ। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में समस्या कहाँ आती है, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं का प्रयोग तो होता ही है, मैं जा रहा हूं, मैं आ रही हूं, मैं तो यहाँ पर प्रयुक्त होगा, ठीक है, सर्वनाम ही है ना, तो सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। अब समस्या ये आती है कि अगर आप पूर्वी हिंदी यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली वगैरह में, या फिर बिहार में चले जाइए, एकदम सिंपल सा उदाहरण। अब वहां पे जो बहुवचन वाला जो हम है ना, ये एक वचन के पास प्रयुक्त होता है, मतलब एक वचन के जैसा प्रयुक्त होता है। जैसे हम आ रहे हैं, हम मतलब कौन, वो सिंगल व्यक्ति है, एक वचन वो व्यक्ति है, लेकिन वो बोलेगा कि हम आ रहे हैं। और बहुवचन में वो क्या प्रयुक्त करेगा, हम लोग आ रहे हैं, ठीक। समस्या यही, व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हो जाती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब तू है यहाँ पे एक वचन में और तुम है बहुवचन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि अब किसी को तू बोल दीजिए ना, ओए तू 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 आ जा, तो तू में थोड़ा सा बहुत मतलब किसी का दिमाग ना सटक जाता है, ये तू कैसे बोल दिया, मतलब बहुत तुच्छ, थोड़ा सा खराब माना जाता है ये तू जो वाणी है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है कि तुम बोला जाता है एक वचन में, तो तुम बोला जाएगा एक वचन में, तो बहुवचन में तुम लोग फिर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ, अब जैसे किसी कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अब उसको हमको मध्यम पुरुष में यहाँ पे बोलना है, एक वचन या बहुवचन कुछ भी बोलना है, या उत्तम पुरुष में ही बोलना है, तो हम उसको आप बोलेंगे, ठीक, चाहे वो एक वचन में बोलना हो चाहे बहुवचन में बोलना है, आप आ जाइए,
ठीक है। और बहुवचन में बोलना होगा तो आप लोग आ जाइए। इस प्रकार से कुछ कुछ समस्याएं पुरुष जो वाचक सर्वनाम है उसमें व्यवहारिक समस्याएं हैं। खैर हम लोग को समस्याओं में नहीं जाना है, बस मैं ये समझाने के लिए आपको बता दिया ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज रहे। तो ये सर्वनाम हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बाद अब हम लोग विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण किसको बोलेंगे? ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से राधा 7 वर्ष की है। अब इसमें जो 7 है वह एक अवस्था है, राधा की अवस्था को दर्शा रहा है, तो ये 7 जो है विशेषण हो जाएगा। उसका कोट एकदम नया था, तो नया जो है वह विशेषता बता रहा है कि कोट जो है वह नया था। ठीक है, तो नया जो है विशेषण हो जाएगा। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, यह स्वस्थ भी जो है स्थिति को दर्शा रहा है, मेरी स्थिति को, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ जो है वो विशेषण हो जाएगा। यहाँ एक चीज और देख लीजिए, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अगर इसको मान लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक, अब यहां पर देखिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ जो है वह विशेषण है। तो किसकी विशेषता यह बता रहा है? तो यह संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता यह बताएगा, जिसकी विशेषता यह बताएगा वह हो जाएगा विशेष्य। यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर ये जो विशेषण है ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, अगर इसी की कोई विशेषता बताने वाला शब्द आ जाए, जैसे पूर्णतः, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? यही हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, बस इतना ध्यान में रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो नहीं छोड़िएगा। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाला भी देख लीजिए, उसका कोट एकदम नया था, तो नया तो विशेषता बता रहा है कोट का, तो कोट का विशेषता बता रहा है, ये कोट हो जाएगा आपका विशेष्य। ठीक है, और उसके बाद एकदम नया था, विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, विशेषण की ही विशेषता बता रहा है एकदम, तो यह हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए, यहाँ पे विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं: गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक और संख्यावाचक विशेषण। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। गुणवाचक जो विशेषण होता है, तो गुणवाचक यहाँ पे विशेषण ये जो है किसको बोलेंगे? जो विशेषण संज्ञा के गुणों का बोध कराए, ऐसा विशेषण जो संज्ञा के गुणों का बोध कराता हो उसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मोटा, पतला, दुष्ट, विद्वान, ये संज्ञा के गुणों का बोध करा रहा है। जैसे राम मोटा है, ठीक है, उसके उसके गुण का बोध करा रहा है, वह बहुत दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, तो उसके जो संज्ञा के जो गुणों का बोध कराए तो उसको बोलेंगे कि वह गुणवाचक विशेषण है। तो उसके बाद ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? ऐसे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ जाएंगे सर्वनाम, और सर्वनाम जो है उस संज्ञा की विशेषता बताएंगे, उसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह पत्थर, ठीक, यह वह जुड़ गया ना, सर्वनाम जुड़ गया और ये पत्थर के साथ, और इसकी विशेषता बता रहा है कि वह पत्थर कैसा था उसके बारे में बताएगा। कोई आदमी, कोई, यह आपका जुड़ गया, यह सर्वनाम है, संज्ञा के साथ जुड़ गया, अब इसकी ही विशेषता बता रहे, कोई आदमी था, ऐसे करके, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह है परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसको बोलेंगे परिमाण बोधक विशेषण। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, तो 1 मीटर ये परिमाण ही तो दिखा रहा है ना। वैसे ही मुझे 2 सेर चावल दो, मुझे थोड़ा सा चाय पिला दो, कुछ भी परिमाण बस दर्शाना चाहिए, उसको बोलेंगे परिमाण बोधक विशेषण। ठीक उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा के संख्या का बोध हो, संज्ञा के संख्या का बोध हो उसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि वे दोनों स्कूल गए, वे दोनों संख्या को दर्शा रहा है ना, तो वे दोनों स्कूल गए, तो वहां पे ये हो जाएगा संख्यावाचक। 3 बालक, ठीक है, तो 3 संख्या को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण हो गया। अब हम लोग आगे क्रिया की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद कारक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्रिया की ओर। क्रिया क्या है? जिस शब्द से
किसी काम के करने या होने का बोध हो उसको बोलेंगे क्रिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मैं हूं, इसमें क्रिया है कि नहीं है? तो इसमें क्रिया है। हूं जो है ना, ये क्रिया है। ठीक है, जैसे कि मेन वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब होता है ना, उसी प्रकार से हूं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यहाँ पर आ गया। देखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपकी रुचि और भी बढ़ेगी। जैसे कि अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है ना अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी और संस्कृत में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में हो गया राम ईट्स मैंगो। ठीक, राम हो गया कर्ता, करने वाला, ईट्स यानी यहाँ पर क्रिया हो गया, खा रहा है वह, और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर मैंगो, कर्म हो गया। ठीक, हिंदी में क्या होगा, राम आम खाता है, इसी का जस्ट ट्रांसलेट किए तो राम आम खाता है, यहाँ पे आम हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ऐसे हिंदी में होता है। अब देखिए क्रिया बनती कैसे है। क्रिया का जो बनना है वह मूल रूप से धातु पर निर्भर करता है या धातु से बनती है। अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैसे पढ़ना, तो पढ़ जो है वह धातु है। ठीक, क्रिया का मूल रूप ही धातु है, ये चीज ध्यान रखिएगा, धातु जो है वह क्रिया का मूल रूप है। तो पढ़ धातु है, इसमें ना पर सर्ग जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा पढ़ना। ठीक, संज्ञा से भी बनता है, जैसे हथियाना हो गया, हाथ प्लस ये पर सर्ग जोड़ दिए, दो पर सर्ग आ प्लस ना, तो हथियाना हो गया। लेकिन मूल रूप से धातु से ही क्रिया बनती है। ठीक है, अगर हम लोग रचना के आधार पर क्रिया को बांटे तो दो भागों में हम लोग यहाँ पे बांट सकते हैं, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। रूढ़ किसको बोलेंगे, जो धातु से बनती है, ऐसी क्रिया जो है वह जो धातु से बनेगी तो उसको बोलेंगे रूढ़ क्रिया, क्योंकि धातु का अर्थ ही है मूल। मूल अभी मैंने बताया ना, मूल धातु का अर्थ ही है मूल, एकदम जड़, जहां से वह निकला है उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे शब्द देखिए, खाना, खाया, खाती, खाएं, खाएगा। ठीक, ये सारे है ना, इसका मूल क्या है, मूल क्या है, खा। तो खा धातु से बना है, खा धातु जो है वह मूल है, और खा धातु से ही खाना, खाया, खाती, खाएं, खाएगा, सब में खा 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 है ना, तो खा इसका मूल है, इसीलिए इसको रूढ़ क्रिया बोलेंगे। यौगिक क्या है, जो एक से अधिक तत्वों से बनती है। एक से अधिक तत्व कैसे, जैसे खा, पूरा जैसे खाना हो गया, तो खाना में खा तो मूल हो गया ना, खाना में खा मूल हो गया, और उसमें ना पर सर्ग ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, खाना में ना ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो खा अलग हो गया, फिर ना अलग। ठीक, दोनों यौगिक हो गया, अब इससे बन जाएगा खिलाना। वैसे ही पीना से पिलाना। इस प्रकार से अगर रचना के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांट दिए, रूढ़ और यौगिक। अब हम लोग आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। फिर से हम लोग क्रिया को दो भागों में बांटकर यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कुछ भी देकर पूछा जा सकता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए अकर्मक क्रिया जो है ना, इसमें कर्म जो रहता है ऑब्जेक्ट, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए वह खेल रहा है, सब्जेक्ट है और डायरेक्ट वर्ब आ गया। ठीक, खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद पढ़ रहा है, वर्ब आ गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलकर ये पूरा सेंटेंस बन जाता है अकर्मक क्रिया में। ठीक, वैसे ही सकर्मक क्रिया में यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कर्म की इसमें जरूरत पड़ती है, कर्म रहेगा तभी इसमें वाक्य पूरा होगा। दोनों में बस कर्म में ही डिफरेंस है, एक में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है अकर्मक में, सकर्मक में कर्म की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी वाक्य पूरा होगा। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, कर्म आया, उसके बाद ये वर्ब आया। ठीक है, वैसे ही वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक इसी प्रकार से। तो दोनों बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद क्रिया में विकार कैसे उत्पन्न होता है। विकार का सेंस यहाँ निगेटिव मत लीजिएगा कि हाँ इसमें तो विकार आ गया, अब काके में भर्ती करना पड़ेगा, वो वाला विकार नहीं। विकार मतलब इन द सेंस चेंजिंग, परिवर्तन के सेंस में। तो क्रिया में जो विकार आता है, लिंग में, जैसे ही लिंग में विकार आएगा तो लिंग के कारण उसमें विकार उत्पन्न होगा। जैसे हिंदी में कितने लिंग माने गए, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे है राम जाता है, ठीक, स्त्रीलिंग जैसे ही होगा तो सीता अब जाती है, ठीक, क्योंकि स्त्रीलिंग हो गया तो स्त्रीलिंग में जाति हो गया, क्रिया बदल गया।
विकार उत्पन्न हो गया, चेंजिंग हो गया। वैसे ही वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे मैं जाता हूँ, ठीक है, वचन भी दो माने गए हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एक वचन में हो गया। जैसे ही अगर बहुवचन में अगर लिखेंगे तो हम, और तो क्रिया बदल जाएगा, उसमें जाते हैं। ठीक उसी प्रकार काल में भी परिवर्तन होगा। तो काल में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं गया था, भूतकाल। अब भविष्य में जैसे ही आएगा तो मैं जाऊंगा, परिवर्तन आ गया ना क्रिया में, तो काल के अनुसार परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार से पुरुष के अनुसार भी परिवर्तन आता है। पुरुष यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। उत्तम पुरुष में वही मैं आएगा, फिर उत्तम पुरुष एक वचन में मैं आएगा, फिर बहुवचन में हम आएगा। इस प्रकार से हम लोग देखे थे, तो उसमें भी सेम ऐसे बदल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग अपने अंतिम टॉपिक को पढ़ लेंगे, कारक को, तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा ये हिंदी जो व्याकरण है। कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं केस, ठीक है। कारक का कुछ मतलब नहीं है, बस सिंपल सा है कि क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध होता है, ठीक है। और क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है, ठीक है। एक इसका परिभाषा देख लीजिए। कभी परिभाषा अगर डायरेक्ट पूछ ही देता है, तो पूछ दे तो आप लोग ऐसा ना हो कि पता ना चले कि क्या पूछ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसी को कारक कहते हैं। ये पूरा अगर शब्द दे दिया रहे सेंटेंस कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है, उसे कहते हैं डॉट डॉट डॉट, और दे दे इसमें विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक ऐसे करके, तो इसको कारक कहते हैं। ध्यान में रखिए, इसीलिए मैंने परिभाषा ये जानबूझकर लिखा है, ठीक है। और इसका कोई अन्य मतलब नहीं है लिखने का। उदाहरण के लिए समझिए कि कैसे क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध होता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, ठीक। तो ये राम जो है यह भी संज्ञा है, रावण जो है यह भी संज्ञा है, और मारना, ठीक। तो मार रहा है तो इसका संज्ञा के साथ सीधा संबंध दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ने जो विभक्ति है और को विभक्ति है, या दोनों परसर्ग भी इसको बोलते हैं, तो ये दोनों के साथ ये ऐसा जुड़ा हुआ है कि हमको पता चल रहा है कि जो राम है, ये दोनों तो संज्ञा है ही, लेकिन राम जो है वह सब्जेक्ट है और रावण जो है यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से इस जो व्यवस्थित तरीके से जो ये किया हुआ है ना, इसी को हम लोग कारकीय हम लोग पद बोल देते हैं कि यह कारक के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, ये जो है हमारा कारक है, यहाँ पे ये कारक है, ये नीचे ये हमने लिखा है नीचे पूरा 8 कारक है टोटल, ठीक। और उसके बाद इसको जो बोलेंगे, ये वाला जो है ये हमारा विभक्ति है, या इसको हम लोग परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ता ने, कर्ता जो कारक है उसके साथ ने विभक्ति आएगा। जैसे इसी उदाहरण समझिए, राम ने, राम कर्ता हो गया, इसके साथ ने यहाँ पर परसर्ग विभक्ति आए, तो कर्ता ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाला का बोध हो, क्रिया के करने वाले का, मारा, ठीक। मारा, किसने मारा, कौन क्रिया कर रहा है, मार कौन रहा है, तो राम मार रहा है, ठीक है। तो इसीलिए संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसी को बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तो कर्म में को विभक्ति लगेगा। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, ये जो क्रिया है मारना, मारना, तो क्रिया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े, ठीक है। तो जो राम है मार रहा है, किसको मार रहा है भाई, किस पर, मतलब फल किस पर पड़ रहा है, तो रावण को मार रहा है, ठीक है, रावण को मार रहा है, तो कर्म हो जाएगा रावण। यहाँ पर कर्म जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा रावण, ठीक। उसके बाद जो कर्ण कारक है, कर्ण कारक में विभक्ति जो है से या द्वारा विभक्ति से इसको सूचित करते हैं। तो कर्ण कारक जो होता है जिस साधन से क्रिया पूर्ण हो, जिस साधन से क्रिया पूर्ण हो। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो अगर यहाँ पे तो कर्ण कारक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि राम ने रावण को लाठी से मारा, ये देखिए लाठी से मारा, किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज से, किस साधन से, जो साधन जो प्रयुक्त होता है ना, वही करण होता है, वही करण कारक होता है। यहाँ पर पहचानने का ये सब तरीका है, ये अगर एग्जाम में पूछे तो। उसके बाद संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए, ठीक है। इसमें ये सारी विभक्तियां हैं।
तो जिसके लिए, राम शीला के लिए स्कूल जाता है, जिसके लिए, तो यह शीला के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, जिसके लिए क्रिया होता है ना, जिसके लिए क्रिया हो रहा है वो हो जाएगा संप्रदान कारक। उसके बाद अपादान, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में है, और अपादान कारक है उसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलग होना, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, दोनों अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो दोनों अलग हो रहा है, तो उसमें हमारा अपादान कारक हो जाएगा। संबंध जो कारक हो जाएगा, संबंध इसमें का, की, के, रा, री, रे ये सारे विभक्ति लगा होता है। संबंध कारक का सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि एक वस्तु का संबंध, एक व्यक्ति का संबंध दूसरे वस्तु से दर्शाता है, मतलब एक का संबंध दूसरे से दर्शाएगा, वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। जैसे राम का धनुष, राम का धनुष, ठीक है, एक का संबंध दूसरे से दर्शा रहा है, खूंटी पर टंगा है, ठीक है, तो राम का धनुष, या मोहन की किताब मेज पर है, तो मोहन किताब, दोनों का संबंध दर्शा रहा है ना, एक का संबंध दूसरे से दर्शा रहा है, तो वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। फिर है हमारा सातवां जो है वह अधिकरण, अधिकरण कारक है, इसमें जो विभक्ति है में, पर, विषय में, तो अधिकरण कारक किसको बोलते हैं, क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का। जैसे सड़क पर गाड़ी खड़ी है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो कहाँ खड़ी है, उसका आधार क्या है, तो आधार है कि सड़क पर खड़ी है, सड़क पर, तो जो सड़क पर हो जाएगा वह हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट में जो हमारा है यह होता है संबोधन। तो संबोधन, इसका संबंध किसी से नहीं होता है, क्रिया या फिर और कोई शब्द से इसका संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें विभक्ति है हे, अरे, ए, ओ, हाय। जैसे खबरदार, रमेश अगर ऐसे कह के बुलाए तो रमेश में यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। ठीक, तो इसका संबंध किसी से नहीं होता है, तो ये पहचानने के लिए भी पूछता है और आपको इसका जानकारी होना चाहिए कारक का। तो मुख्य चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। बाकी आप लोग इसमें क्वेश्चन करके देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो ओल्ड पेपर्स हैं, वो आप लोग करके देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और अगर इसमें अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, थोड़ा सा भी अगर कहीं डाउट है कि नहीं इसमें हमको और जानना है, और डीप में जाना है, या फिर और इसमें ये नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछिए कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है। आशा करते हैं ये पूरा जो मैराथन सीरीज है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों से शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो में।